नमस्कार साथियों, ये पुस्तक बायोलॉजी ऑफ बिलीफ जो अपने आप में एक अद्भुत पुस्तक है और एक तरह से बायोलॉजी के लिए और मेडिकल साइंस के लिए एक गेम चेंजर है। मुझे तो इस किताब पर शुरू से ही बहुत ज़्यादा भरोसा था और मैं इसका बहुत एक तरह से फैन रहा हूं। मगर मुझे इस बात का आश्चर्य और सुखद आश्चर्य है कि इस पुस्तक के जो मैंने सरल भाषा में आपके सामने कुछ चैप्टर्स रखे, उसका जिस तरह से रिस्पॉन्स मिला, आप लोगों का जो फीडबैक मिला, उससे मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे यह एहसास हुआ कि डिवाइन डिज़ाइन में, ईश्वर के विधान में, अब जो आम लोग हैं, आम से मेरा मतलब जो मेडिकल साइंस से, बायोलॉजी से जुड़े हुए नहीं हैं, उन्हें भी अब बियॉन्ड मेडिसिन या कहें बियॉन्ड जो नॉर्मल हमारी सोच है हेल्थ के बारे में, बायोलॉजी के बारे में कि दवाइयों से ही सब कुछ होता है, उसके बियॉन्ड लोग सोचने लगे हैं, जिसकी बहुत आवश्यकता है। ये इस किताब की पॉपुलैरिटी से और मेरे जो सात्विक होलिस्टिक हेल्थ पे जो मैंने पोस्ट डाली हैं, मेरे पास कुछ फ़ोन आए हैं बहुत दूर से, महाराष्ट्र से और जगह से, जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी कि इसका आप चैप्टर रखिए, आगे भी चलते रहिए। तो मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इतना प्यार दिया, स्नेह दिया। और अब मैं इसके थर्ड चैप्टर की ओर बढ़ रहा हूँ, जो है द मैजिकल मेम्ब्रेन। द मैजिकल मेम्ब्रेन, ये चैप्टर, सभी चैप्टर्स इसके अनूठे हैं। ये चैप्टर भी अपने आप में एक बहुत अद्भुत बात हमें बताएगा। इसके शुरू में ये लिखते हैं कि मैंने इससे पहले जो हमने 2 चैप्टर देखे, इससे एकदम पहले था द इट्स एनवायरनमेंट स्टूपिड। उससे पहले था कि कैसे उन्होंने अपनी कैरियर को, कैसे उनके लाइफ में चेंजेस आए, कैसे वो एक न्यू बायोलॉजी की तरफ चले, वो सारे एक्सपीरियंसेस कैरेबियन में एक मेडिकल स्कूल में। अब जो ये कहते हैं कि पहले चैप्टर्स में मैंने, जब हमने सिद्ध कर दिया है कि न्यूक्लियस सेल का ब्रेन नहीं है और एनवायरनमेंट ही सेल के फंक्शंस को डीएनए के माध्यम से कंट्रोल करता है, जो इट्स एनवायरनमेंट स्टूपिड का मतलब यही है कि एनवायरनमेंट ही, सेल का जो एनवायरनमेंट है वो ही अल्टीमेटली कंट्रोल कर रहा है सेल को, ना कि डीएनए। अब ये आगे बढ़ते हैं और ये कहते हैं कि अब मेरे हिसाब से जो ट्रू ब्रेन है, वो सेल का जो ब्रेन है कोशिका का, वो है सेल मेम्ब्रेन। इस चैप्टर में वो इस बात को सिद्ध करेंगे अपनी यूनिक सोच से, अपनी लॉजिक से, अपने साइंस के प्रमाण से, कि सेल मेम्ब्रेन इज द ब्रेन ऑफ द सेल। अब ये बात बहुत से लोगों को अटपटी लगेगी, मगर लगे तो लगे, जो साइंस है वो तो आगे बढ़ती जाएगी। और ये कहते हैं जब आप सेल का फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके समझ में आ जाएगा कि क्यों ये मैजिकल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन एक मैजिकल मेम्ब्रेन है। फिर कहते हैं 1960s में जब मैंने सेल बायोलॉजी पढ़नी शुरू करी थी, मैंने आपको बताया था ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के एक्सपर्ट रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी एक्सपर्टाइज मानी जाती है। सेल बायोलॉजी के एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी से ये जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से। वो सब पहले डिस्कस हो चुका है। कह रहे उस समय अगर कोई ये कहता कि सेल मेम्ब्रेन ब्रेन है सेल का, तो बोले सब लोग हंसते। मगर अब इस चैप्टर में उसको सिद्ध करेंगे। वो कहते हैं तो एक सिंपल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, थ्री लेयर्ड मेम्ब्रेन है, और इसका साइज है
7 मिलियंथ ऑफ ए मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का 7 मिलियंथ पार्ट ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से तो दिखता ही नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखता है, इनका कहना है। तो वो कैसे, उसमें तो कोई खास बात दिखती ही नहीं थी लोगों को। मगर फिर आगे बताएंगे। फिलहाल ये कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स, अगर हम प्रोकैरियोट्स को देखें, प्रोकैरियोट्स कौन से हैं? बैक्टीरिया वगैरह जो दूसरे माइक्रोब्स हैं, बीमारियां जो ये बैक्टीरिया और उससे रिलेटेड लोग हैं, जो सेल्स हैं, इनमें तो कोई प्रॉपर ना न्यूक्लियस है ना बाकी सेल ऑर्गेनेल हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम, बायोलॉजी वाले समझ जाएंगे। सेल के अलग अलग फंक्शंस के लिए छोटे छोटे उसमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे हमारे ऑर्गेन है, उनका ऑर्गेनेल है सेल के अंदर, वो कुछ भी नहीं होता उसमें, प्रोकैरियोट्स में केवल साइटोप्लाज्म होता है और उसके चारों तरफ एक सेल मेम्ब्रेन होती है। मगर वो सब कुछ करता है वो प्रोकैरियोट, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, यहां तक कि वो अपने को बचाता भी है हार्मफुल एनवायरनमेंट से, और जहां फूड है उधर जाता है, यानी कि उसमें इंटेलिजेंस भी है उस प्रोकैरियोट सेल में, जैसे बैक्टीरिया आदि। जबकि न्यूक्लियस नहीं है, ऑर्गेनेल नहीं है, तो इन्होंने कहा कि भाई वो कौन सी चीज है जिससे उसकी इंटेलिजेंस बरकरार रहती है? वो फिर कहते हैं कि वो सेल मेम्ब्रेन ही है। यहां से शुरू करते हैं। फिर एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग समझाने के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे टीचर भी हैं, इन्होंने एक, मैं कोशिश करूंगा अगर आपको दिखा पाऊं, एक ब्रेड एंड बटर का इन्होंने उदाहरण लिया। ऊपर नीचे ब्रेड है, नीचे बीच में बटर की बहुत मोटी लेयर है। ये सेल मेम्ब्रेन को इस उपमा, इस एनालॉजी के द्वारा समझाते हैं। ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड, बीच में बहुत मोटी बटर की लेयर। ये उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया है सेल मेम्ब्रेन को समझाने के लिए। अब ये क्या करते हैं इस उदाहरण में, ऊपर वाली ब्रेड के ऊपर एक डाई यानी कलरिंग सब्सटेंस एक चम्मच से, आप देख रहे हैं, डाल देते हैं। तो वो डाई क्या होती है? वो डाई जो है, वो जो कलरिंग मटेरियल है, वो केवल ऊपर वाली ब्रेड के अंदर अंदर सिमट के रह जाता है, क्योंकि वो बटर लेयर को क्रॉस नहीं कर सकता, तो वो वहीं रह जाता है, नीचे नहीं पहुंचता, नीचे वाली ब्रेड तक नहीं पहुंचता। फिर ये आगे बताते हैं कि सपोज करिए कि उस बटर की थिक लेयर में, मक्खन की थिक लेयर में हमने ऑलिव होते हैं जैसे बेर की तरह, ऑलिव हमने उसमें घुसा दिए, और ऑलिव में कुछ को तो बीच में से खोखला कर दिया और कुछ को वैसे रहने दिया साबुत। तो वो एक आगे फर्दर सेल मेम्ब्रेन के बारे में और कंप्लीट हो जाता है। अब जब इन्होंने डाई डाली ऊपर, तो जो खोखले ऑलिव थे, या आप समझ लीजिए बेर थे, ये मान लीजिए, उनमें से तो डाई चलकर नीचे तक पहुंच गई, यानी निचली ब्रेड तक, और जो साबुत ऑलिव थे, स्टफ्ड ऑलिव थे या कहें, उनमें वो डाई नीचे नहीं जा पाई, वहीं रुक गई। ये बताते हैं, आगे बताएंगे कि ऐसा ही कुछ हमारे सेल्स में है। और इसमें जो प्लेट है, इस एग्जाम्पल में प्लेट भी रखी है जिसमें वो ब्रेड बटर रखा है, वो प्लेट है साइटोप्लाज्म, यानी सेल का वो पूरा लिक्विड मीडियम जिसमें ये सारी चीजें, सारी एक्टिविटीज होती है, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये बता के फिर आगे ये बताते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है, जो अपने सेल मेम्ब्रेन का, वो ऐसा समझिए जैसे लॉलीपॉप, ऊपर भी उसका लॉलीपॉप का वो गोल वाला हिस्सा, नीचे भी गोल वाला हिस्सा, और दो डंडियां, यानी एक लॉलीपॉप जिसमें दोनों तरफ खाने वाला लॉलीपॉप है और दो उसकी स्टिक्स हैं। तो जो ऊपर वाला है, नीचे वाला है, वो फॉस्फेट बॉन्ड है, और नीचे लिपिड्स है, बीच में लिपिड है। यानी कि जो ब्रेड वाला पोर्शन था उस एग्जाम्पल में, वो ऊपर का लट्टू, नीचे का लट्टू, ऊपर का लॉलीपॉप, नीचे का लॉलीपॉप, और जो उसकी दो डंडियां हैं वो उसका बटर। अब अगर उस एग्जाम्पल के हिसाब से चलें तो
सेल के अंदर जो भी, अच्छा इसमें एक बात और बताई इन्होंने, दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होते हैं आपके पोलर, एक है बाइपोलर, नॉन पोलर सॉरी। पोलर वो होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, और नॉन पोलर वो होते हैं ऑयल या ऑयल में घुलने वाले। आप जानते होंगे ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स, क्योंकि वो पोलर मॉलिक्यूल पोलर की तरफ जाते हैं, नॉन पोलर की तरफ जाते हैं। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो इस सेल मेम्ब्रेन में ऊपर नीचे तो पोलर हैं और बीच में जो लिपिड का है वो नॉन पोलर है। तो यानी कि अगर इसमें उस तरह से ब्रेड बटर को देखें तो कोई भी मॉलिक्यूल इसके नीचे से जा ही नहीं पाएगा, सेल को नरिशमेंट मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि ज्यादातर नरिशमेंट पोलर वाले हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स है, वाटर सॉल्युबल है ज्यादातर, और अंदर से भी बाहर कुछ नहीं जा पाएगा, तो सेल तो मर जाएगा, ना कुछ अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा। मगर यहां पर आप देखिए प्रकृति का चमत्कार, प्रकृति कहिए, ईश्वर कहिए, डिवाइन कहिए, कि उन्होंने, प्रकृति ने, बताते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का उसमें प्रावधान है। ये ओलिव के तरह हैं। कौन से वाले ओलिव? जिनमें बीच में खोखला है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन, आईएमपी बोलेंगे अब इसे आगे, आईएमपीज। ये आईएमपीज जो हैं ये माला की तरह, जैसे माला आपने पहले देखा होगा, इन्होंने बताया है कि ये एमिनो एसिड्स की माला जैसा होता है प्रोटीन। तो वो एमिनो एसिड्स कुछ तो पोलर हैं और कुछ नॉन पोलर हैं, यानी कुछ तो उस लिपिड वाले पार्ट के प्रति आकर्षित हैं कुछ प्रोटीन्स, और कुछ प्रोटीन्स जो उसके दोनों लॉलीपॉप एंड्स हैं उसकी तरफ आकर्षित हैं। तो जब वो प्रोटीन की माला अंदर जाती है, वो अपने को ऐसे एक सांप की तरह या एक केंचुए की तरह अंदर घुस के वहां एडजस्ट हो जाती है, जैसा कि यहां पर दिखाया। ये है आईएमपीज। ये आईएमपीज ही सेल के इंटेलिजेंट रिसेप्टर्स हैं, और इन्हीं के माध्यम से सेल में सारे आगे के कार्य होते हैं। आगे देखते हैं कैसे। ये जो आईएमपीज हैं, इंटीग्रेटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये दो तरह के हैं, रिसेप्टर एंड इफेक्टर। रिसेप्टर एंड इफेक्टर। रिसेप्टर तो जो सेल के बाहर को निकले हुए हैं थोड़े से सेल मेम्ब्रेन के, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी निकले हुए हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म में भी निकले हुए हैं। ये माइक्रो एंटीना की तरह, छोटे छोटे नैनो एंटीना, एनवायरनमेंट को देखते रहते हैं, क्या काम की चीज आई। रिसेप्टर प्रोटीन्स, जो भी सेल के काम का केमिकल है वो सारे के रिसेप्टर प्रोटीन सेल में है। आप देखिए नेचर में कितना इंटेलिजेंस है, कितना जीनियस है नेचर का कार्य। ये मेरे शब्द हैं कि नेचर में कितना जबरदस्त इंटेलिजेंस है। तो वो जो माइक्रो एंटीना है, जो भी एस्ट्रोजन आया, एस्ट्रोजन एक बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल है, तो एस्ट्रोजन का जो रिसेप्टर होगा प्रोटीन, वो उससे लॉक हो जाएगा, लॉक एंड की तरह। उससे होते ही उस प्रोटीन में, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, उसमें वो इलेक्ट्रिक चार्ज चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंजेस हो जाएंगे, और वो प्रोटीन अपनी शेप चेंज करके एक स्टेबलाइज्ड शेप में आ जाएगा। ऐसे ही हिस्टामीन है, उसका रिसेप्टर है। ऐसे हजारों रिसेप्टर्स प्रोटीन में, माइक्रो एंटीना। और इंटरेस्टिंग बात ये कहते हैं, जो बहुत ध्यान देने की बात है साथियों, कि ये केवल केमिकल्स को नहीं रीड करते ये एंटीना सेल के, ये सेल के माइक्रो एंटीना, ये वाइब्रेशन को भी रीड करते हैं साथियों। लाइट, साउंड, रेडियो फ्रीक्वेंसीज के भी उसमें एंटीनाज हैं। वो एंटीना किस तरह के हैं? वो ट्यूनिंग फॉर्क की तरह वाइब्रेट करते रहते हैं, और जब उनके वाइब्रेशन वाली कोई आती है एनर्जी किसी भी फॉर्म में, वो उसके साथ मिलकर उनके अंदर फिर वो चेंजेस होके फिर वो प्रोटीन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंजेस आ जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो आज की मॉडर्न साइंस को समझना पड़ेगा। ये मेरे कमेंट्स हैं, इसके बिना नहीं आगे नहीं बढ़ पाएगी मेडिकल साइंस। वो कैसे? If energy vibration in the environment resonates with the receptor's antenna, it will alter the protein's charge.
causing the receptor protein to change the shape. receptor protein change हो जाएगा. I will cover this more completely next chapter में बताते हैं, मगर यहाँ ये कहते हैं I would like to point out because receptor proteins can read energy fields, the notion that only physical molecules impact cell physiology is outmoded. क्योंकि रिसेप्टर प्रोटीन एनर्जी को भी रीड कर सकते हैं, तो ये मानना जो कि ज़्यादातर मेडिकल साइंस अभी मानती है कि केवल केमिकल्स से ही चेंजेस आते हैं सेल के अंदर, केमिकल चीज़ों से ही, जैसे दवाइयों से या अलग खाद्य पदार्थों से, कहने ये आउटमोडेड है. वाइब्रेशन से भी वही चेंजेस सेल में आ सकते हैं, एनर्जी से, लाइट से, साउंड से, जो कि केमिकल से आते हैं. बायोलॉजिकल बिहेवियर कैन बी कंट्रोल्ड बाय इनविजिबल फोर्सेस. ध्यान देने की बात है साथियों, बहुत अद्भुत सेंटेंस है ये. बायोलॉजिकल बिहेवियर कैन बी कंट्रोल्ड बाय इनविजिबल फोर्सेस इंक्लूडिंग थॉट, विचार से. अब यहां पर लैरी डोजी को आप याद करिए, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, जिन्होंने इस बात को वर्षों पहले मीनिंग और मेडिसिन में कहा था कि थॉट्स, विचारों से भी जो है बायोलॉजी में चेंज आ सकता है. इसीलिए प्रेयर की बात उन्होंने करी थी, जो कि सात्विक होलिस्टिक हेल्थ में जो पुस्तक मैंने रिव्यू करी है, हीलिंग वर्ड्स, उसको आप ध्यान से सुनिए जब मौका लगे. उसमें कैसे प्रेयर से जो है चेंजेस आते हैं बायोलॉजी में, वो उसी बात को यहाँ दूसरे शब्दों में ये कह रहे हैं कि बिहेवियर कैन बी कंट्रोल्ड बाय इनविजिबल फोर्स इंक्लूडिंग थॉट as well can be controlled by physical molecules like penicillin. जैसे पेनिसिलिन से बायोलॉजी चेंज हो सकती है, ऐसे थॉट से भी हो सकती है. और a fact that provides a scientific underpinning for pharmaceutical free energy medicine. Pharmaceutical free energy medicine, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं. ये जो दवाइयां हैं, ड्रग्स हैं, इनके बियॉन्ड भी एनर्जी से, इनके बिना भी एनर्जी मेडिसिन की ये बात कर रहे हैं कि ये उसका एक प्रमाण है, उसका एक आधार है. फिर रिसेप्टर प्रोटीन कहते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन कितना ही कमाल का हो, वो सेल के आंख, नाक, कान, ये सब हैं, बट उसका आगे का काम तो, हमारे अंदर भी सेंस ऑर्गन कितने अच्छे हो, अगर मोटर ऑर्गन्स नहीं है उस पर एक्ट करने वाले, तो बेकार है. तो उसका मोटर का काम क्या करते हैं? इफेक्टर प्रोटीन्स. इफेक्टर प्रोटीन्स जो हैं वो उसका आगे का कार्य करते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं. और मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स आर इक्विवेलेंट टू सेंसरी नर्व्स, इफेक्टर प्रोटीन्स आर इक्विवेलेंट टू एक्शन जनरेटिंग मोटर नर्व्स. हमारे शरीर में भी सेंसरी और मोटर का खेल है सारा, उससे होता है सारे एक्शन. टुगेदर रिसेप्टर इफेक्टर कॉम्प्लेक्स आर लाइक ए स्विच की तरह. और फिर जो है ये बताते हैं, अब मेडिकल साइंस को इसका समझ में आया है, IMPs का, इम्प्रेग्नेटेड मेंबर प्रोटीन्स का, और इसके ऊपर पूरा साइंस है. सिग्नल ट्रांसडक्शन, कॉम्प्लेक्स पाथवेज निकाले जा रहे हैं कि साहब ये वाला केमिकल जाएगा तो ऐसे ऐसे ये जाएगा, फिर इससे ये होगा, फिर इससे ये होगा, फिर सेल में ये चेंजेस आएंगे, और उन पाथवेज को टारगेट करके दवाइयां निकाली जा रही है. बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन चल रहा है मेडिकल साइंस में. तो स्टडी द सिग्नल ट्रांसडक्शन इज कैटापल्टिंग द मेंबर टू द सेंट्रल स्टेज में आ गई है, और एपिजेनेटिक्स जो है वो हाईलाइट हो रही है. इसी तरह से इफेक्टर प्रोटीन की बात करते हुए आगे बताते हैं, चैनल प्रोटीन्स होते हैं. चैनल प्रोटीन जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, चैनल प्रोटीन्स. इसी प्रकार एक चैनल प्रोटीन का ये जिक्र करते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपेज. बहुत जबरदस्त चैनल प्रोटीन है, जिसके माध्यम से सेल के अंदर सोडियम पोटेशियम का आवागमन होता रहता है. और क्योंकि सेल जो है इसके माध्यम से पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा फेंकती है, अंदर कम लेती है, तो सेल में एक नेगेटिव एनर्जी बनी रहती है, जिसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं. जिसे बताते हैं कि सेल एक बैटरी की तरह भी एक्ट करता है, एक नैनो बैटरी. देखिए कमाल नेचर का, नैनो बैटरी की तरह एक्ट करता है. इसी तरह से और भी प्रोटीन्स हैं, साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये सारे के सारे इफेक्टर प्रोटीन्स हैं. अब सवाल ये है, कहते हैं
कि IMPs को समझने के बाद अब जो है ये कंक्लूड करते हैं, सेल्स ऑपरेशन आर प्राइमरी मोल्डेड बाय इट्स इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड नॉट बाय इट्स जेनेटिक कोड। वही बात जो पहले कही थी, सेल के फंक्शन प्राइमरीली किससे मोल्ड हो रहे हैं? इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड नॉट बाय द जेनेटिक कोड। फिर आगे कहते हैं जीन्स को जो सुप्रीम मान लिया था, और जीन्स तो प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, ये कहते हैं सेल का सर्वाइवल तो इस बात पे निर्भर करता है वो कैसे चेंजिंग एनवायरनमेंट से अपने को एडजस्ट करे। ये है सेल का राज, या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जिंदा रहने का राज हमारा भी, कि चेंजिंग एनवायरनमेंट में जैसे हम लोग आजकल कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, कितना ऑर्गेनिज्म अपने चेंज ऑर्गेनिज्म के साथ एडजस्ट करे, वही तो सीक्रेट है। तो जब कहते हैं जीन्स अगर प्री प्रोग्राम्ड है तो फिर कैसे होगा? वो तो नहीं हो पाएगा लॉजिकली। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। फिर आगे कहते हैं द मेम्ब्रेन फंक्शन ऑफ इंटरैक्टिंग इंटेलिजेंट विद द एनवायरनमेंट टू प्रोड्यूस बिहेवियर मेक्स इट द ट्रू ब्रेन ऑफ दिस सेल। इसलिए कहते हैं द ट्रू ब्रेन ऑफ दिस सेल जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि वो ही सेल को ये क्षमता देता है कि जो भी फिजिकल या केमिकल रूप में जो चीजें आ रही हैं सिग्नल, या एनर्जी रूप में आ रही हैं, उनको ग्रहण करके उसके हिसाब से वो अपने को एडजस्ट करता है। और एक ये फिर कहते हैं ब्रेन टेस्ट करके देखा इन्होंने, या और उन्हें भी करके देखा लैब्स में। न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय किया, पिछले चैप्टर में दिखाया था, तो सेल फिर भी कुछ महीनों तक जीवित रहता है। जब रिप्रोडक्शन की बात आती है, नए प्रोटीन्स बनाने की, तब वो दिक्कत आती है, तब वो डेथ होती है। मगर कहते हैं ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को अगर डिस्ट्रॉय कर दें और बाकी सब ठीक रहे तो सेल जो है वो कुछ बहुत जल्दी डेड हो जाती है। यहां तक भी आगे कहते हैं ब्रेन डेड। अगर आप केवल उसके रिसेप्टर्स को कर दो एंजाइम से न्यूट्रलाइज, तब भी सेल कोमा में चली जाती है। इफेक्टर प्रोटीन्स को न्यूट्रलाइज कर दो, तब भी कोमा में चली जाती है। तो ये कहते हैं, इसका मतलब इससे फिर सिद्ध होता है कि सेल का जो ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन है, ना कि न्यूक्लियस। अब ये कहते हैं कि सेलुलर इंटेलिजेंस का जो केंद्र है वो यही हो गया। फिर आगे कहते हैं ऐसे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्विचेस हैं। ये जो स्विच मतलब रिसेप्टर प्रोटीन, इफेक्टर प्रोटीन। रिसेप्शन से वो लिया सेल ने, वाइब्रेशन लिया, एनर्जी लिया, कोई केमिकल का वो लिया, और उसको आगे इफेक्टर से किया, इफेक्टर ने अंदर चेंजेस लाए। ये कहते हैं ऐसे हजारों स्विचेस हैं, और वो एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करते हैं। एक बार में एक सिग्नल जा रहा है, ऐसे हम जो स्टडी करते हैं वैसे नहीं होता। ये कह रहे हैं रिडक्शनिस्ट वे में हमने इसको एक्सप्लेन किया है समझाने के लिए, मगर है ये होलिस्टिक, पूरी सेल में ऑर्केस्ट्रा की तरह है। ऐसे इतना इस तरह से है जो समझ में भी आना मुश्किल है। फिर बताते हैं कि सेल मेम्ब्रेन को बढ़ाना सेल के लिए फिर मजबूरी हो गई, क्योंकि जितनी सेल में सरफेस होगी उतने ही उसके एंटीना होंगे, उतने ही उसके वो होंगे सेंस ऑर्गन्स, उतने ही रिसेप्टर और इफेक्टर प्रोटीन होंगे। तो एक लिमिट पर जब बढ़ाना असंभव हो गया तो सेल्स ने क्या किया, जो पिछले चैप्टर में भी था, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने शुरू हो गए। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन के फिर उसमें स्पेशलाइजेशन शुरू हो गया। कुछ डाइजेशन के लिए स्पेशलाइज हो गए, कुछ एसिमिलेशन के लिए। ऐसे ही नर्वस सिस्टम डेवलप हो गया, और नर्वस सिस्टम जो है वो काम करने लगा हायर ऑर्गेनिज्म में, जो कि अभी रिसेप्टर प्रोटीन कर रहे थे। उसका स्पेशलाइज फॉर्म बन गया नर्वस सिस्टम, जो एनवायरनमेंट से लेकर, चाहे एनर्जी के सिग्नल्स, चाहे केमिकल्स के, उसको लेके हमारे शरीर को अलर्ट करता रहता है, और उसके हिसाब से चेंजेस आते रहते हैं। अब ये बात करते हैं कि भाई एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया बताते हैं, द सीक्रेट ऑफ लाइफ आगे एक है इनका। कह रहे हैं मैं एक बार अपने जहाँ ये थे अपने मेडिकल कॉलेज में कैरेबियन में, वो बैठे बैठे एक यूरेका मोमेंट का जिक्र करते हैं। यूरेका मोमेंट मतलब कोई बहुत अद्भुत चीज को पता चले किसी को बैठे बैठे, उसको यूरेका मोमेंट कहते हैं। कह रहे मैं एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन केमिस्ट्री में होता है, उसके बारे में मैं पढ़ रहा था।
कैरिबियन आइलैंड ऑफ ग्रेनेडा में बैठा था 1985 में, और अर्ली मॉर्निंग में मैं विचार कर रहा था इसके ऊपर। विचार करते करते इनके अंदर एक बड़ा अद्भुत सा विचार आया कि जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, वो एक सेमीकंडक्टर की तरह काम करती है, जैसे कंप्यूटर में होता है, और मेम्ब्रेन कंटेन्स गेट्स एंड चैनल्स। फिर उन्होंने अपना डिस्क्रिप्शन को जब रिवाइज किया तो इन्हें लगा, इनके दिमाग में आया, द मेम्ब्रेन इज अ लिक्विड क्रिस्टल सेमीकंडक्टर विद गेट्स एंड चैनल्स। फिर इन्हें लगा, अरे ये डिस्क्रिप्शन तो मैंने कहीं पढ़ा है। फिर इन्होंने देखा, ध्यान आया कि ये तो कंप्यूटर चिप के लिए है, चिप इज ए क्रिस्टल सेमीकंडक्टर विद गेट्स एंड चैनल्स। तो उनके दिमाग में एकदम अद्भुत एक विचार आया कि सेल मेम्ब्रेन में और जो कंप्यूटर चिप है उसमें कितनी समानता है। इस विचार से बहुत अभिभूत हो गए, और बाद में ये नेचर मैगजीन में पब्लिश भी हुआ जो इनका विचार था, किसी और ने पब्लिश किया। फिर इसके बाद आगे बढ़ते गए तो इन्हें लगा कि भाई क्यों ना कंप्यूटर, सेल और कंप्यूटर को कंपेयर किया जाए, जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं। और आगे बढ़ते गए तो फिर इनको ये लगा कि कंप्यूटर और सेल दोनों, अगर हम सेल को एक नैनो कंप्यूटर माने तो दोनों प्रोग्रामेबल हैं। कंप्यूटर भी प्रोग्राम होता है, कोई प्रोग्रामर होता है, और वो प्रोग्रामर सेल से बाहर होता है, कंप्यूटर से बाहर होता है। ऐसे ही कहते हैं, द सेकेंड corollary insight is that programmer lies outside the computer और सेल। सेल को अगर हम कंप्यूटर माने तो प्रोग्रामर उसके बाहर है। आप समझ रहे हैं इसकी गहराई। द बायोलॉजिकल बिहेवियर एंड जीन एक्टिविटी आर डायनेमिकली लिंक्ड टू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट विच इज डाउनलोडेड इनटू द सेल। जैसे कंप्यूटर में जो बाहर से आता है, जो सिग्नल्स आते हैं उसके थ्रू होता है, ऐसे ही यहां पर बाहर से जो एक्टिविटी आर डायनेमिकली लिंक्ड टू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट विच इज डाउनलोडेड इनटू द सेल। डाउनलोड कैसे होता है? रिसेप्टर प्रोटीन्स के माध्यम से। फिर आगे बढ़े ये कंप्यूटर में, तो उन्होंने कहा न्यूक्लियस तो एक मेमोरी डिस्क है, जिसको इन्होंने उदाहरण के लिए बोला डबल हेलिक्स मेमोरी डिस्क। मेमोरी डिस्क को आपने कंप्यूटर में डाला और उससे जो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स हैं वो डाउनलोड किए और उसको फिर निकाल दिया, उस डिस्क को, यानी न्यूक्लियस को निकाल दिया उसके हिसाब से। फिर भी जब तक सेल को नए प्रोग्राम्स की जरूरत नहीं है, या कंप्यूटर को या सेल को, तो वो कंप्यूटर चलता रहता है। When you remove the double helix memory disk, for example, removing the nucleus, the work of cellular protein machine goes on because the information that created the protein machine has already been downloaded. न्यूक्लियस निकाल दिया, बट उसका जो इंफॉर्मेशन चाहिए था वो तो डाउनलोड हो चुकी थी। प्रॉब्लम कहां आएगी? Enucleated cells get in trouble when they need a gene program in the ejected disk to replace the old protein. जब ओल्ड प्रोटीन को रिप्लेस करने की बात आती है तब उस हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इन्होंने, आपको ध्यान होगा पिछले चैप्टर में, न्यूक्लियस को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माना है सेल का। अब ये कहते हैं कि जैसे कॉपरनिकस की ट्रेनिंग अर्थ सेंट्रिक हुई थी कि ये कॉस्मोस यूनिवर्स है, ये अर्थ उसका सेंटर है, ऐसे ही मेरी ट्रेनिंग न्यूक्लियस सेंटर्ड बायोलॉजिस्ट के रूप में हुई थी। मगर जब ये सब चीजें मैंने पढ़ी तो मुझे और ज्यादा समझ में आया कि जो सेल, जो कि एक नैनो कंप्यूटर है, उसमें जो कीबोर्ड है वो क्या है? इफेक्टर प्रोटीन्स। कीबोर्ड आप समझते हैं कंप्यूटर का, और रिसेप्टर प्रोटीन, और उसका सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इफेक्टर प्रोटीन। तो कीबोर्ड से सिग्नल गए सीपीयू में, सीपीयू ने एक्ट किया, और इस हिसाब से इनको समझ में आ गया कि भाई सेल तो एक हाईली सोफिस्टिकेटेड नैनो कंप्यूटर है। अब इस बात को सुन के इनको इतना एक्साइटमेंट हुआ, सोच के इन्हें समझ नहीं आया किसको बताऊं, ऐसी गजब चीज आई। ये लाइब्रेरी में चले गए उस मेडिकल कॉलेज की, वहाँ एक स्टूडेंट बैठा था बेचारा, थका हारा, इन्होंने उसके ऊपर सारा अपना उड़ेल दिया, वो कुछ समझ नहीं पाया। उसने लास्ट में कहा, सर आर यू ओके डॉक्टर लिप्टन? तो ये कह रहे हैं कि मैं जो हूं, आई वॉज क्रश्ड, द स्टूडेंट हैड नॉट अंडरस्टूड ए वर्ड व्हाट आई हैड सेड।
अब इतनी बड़ी बात, फर्स्ट ईयर का मेडिकल स्टूडेंट, बेचारे को कुछ समझ नहीं आया। खैर, ये तो एक मजाक की बात इन्होंने करी। फिर धीरे धीरे इन्होंने इसको अपने प्रेजेंटेशन को कहने मैंने डेवलप किया। उसके बाद मैंने जगह जगह इसको बताना शुरू किया कि कैसे सेल मेम्ब्रेन वो इंटेलिजेंस है सेल की, जिससे वो एनवायरनमेंट से अपनी तालमेल बिठाता है। फिर आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस ये बोलते हैं, द कैरेबियन मोमेंट नॉट ओनली ट्रांसफॉर्म मी इनटू मेंबर सेंटर्ड बायोलॉजिस्ट, it also transformed me from an agnostic scientist to a card carrying mystic who believes in the eternal life, believes that eternal life transcends the body। यानी उस कैरेबियन की बात हुई थी, उस कैरेबियन मोमेंट में, उस इंसाइट में मैं एक एग्नोस्टिक मतलब जो कुछ मानता नहीं है, जो नॉन बिलीवर है, एक तरह से हम कहें, ईश्वर में, भगवान में, खुदा में, अल्लाह में, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं मानता, एग्नोस्टिक, इसका कोई फेथ नहीं है पर्टिकुलर, वो के बजाय मैं एक स्पिरिचुअली ओरिएंटेड साइंटिस्ट बन गया। मुझे समझ में आ गया जो ये कह रहे हैं, इटर्नल लाइफ ट्रांसेंड्स द बॉडी, यानी जीवन शरीर तक केंद्रित नहीं है, वो उसके बियॉन्ड है। एक तरह से मैं अपने शब्दों में कहूं तो अमरता का या आत्मा का उस टाइप की बात इनको एहसास हुआ उस कैरेबियन मोमेंट। कहते हैं जो स्पिरिचुअल पार्ट है इसका, वो मैं एपिलॉग, इस किताब का जो एपिलॉग है लास्ट में, उसमें मैं बताऊंगा। फॉर द मोमेंट लेट मी रिटरेट द लेसन्स ऑफ द मैजिक मेम्ब्रेन which put the control of our lives not only the genetic role of the dice at conception but in our own hands। कहते हैं अब मैं फिर उस बात को, ये एंड की तरफ चल रहे हैं इस चैप्टर के, कि अब मैं फिर उस बात को दोहराता हूं कि जेनेटिक डाइस कि कौन से जीन्स हमने इनहेरिट किए बाय चांस, जैसा साइंटिस्ट कहते हैं, अपने कंसेप्शन के टाइम जब हमारे माता पिता के ओम और एग मिले, बोले उस डाइस से नहीं कंट्रोल होता है जीवन, ये हमारे हाथ में है। वी आर द ड्राइवर्स ऑफ अवर ओन बायोलॉजी, हम अपनी बायोलॉजी के खुद ड्राइवर हैं। जस्ट एज आई एम द ड्राइवर ऑफ दिस वर्ड प्रोसेस, जैसे मैं वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम को इस समय लिख रहा हूँ, ये लिख रहे होंगे। वी हैव द एबिलिटी टू एडिट द डेटा वी एंटर इनटू आवर बायो कंप्यूटर्स। सेल को इन्होंने बायो कंप्यूटर्स का कह रहे हैं, वी हैव द एबिलिटी, हमें वो क्षमता है कि हम उस डेटा को एडिट कर सकें जो हमारे बायो कंप्यूटर्स में जा रहा है। जस्ट एज श्योरली आई कैन चूज द वर्ड सेट, जैसे कि मैं अपने शब्दों को अभी टाइप कर रहा हूँ, जब ये टाइप कर रहे होंगे तब कह रहे हैं। When we understand how IMPs control biology, we become masters of our fate and not victims of our gene। जब हमें समझ में आ जाता है कि IMP जो प्रोटीन है, फैक्टर रिसेप्टर इफेक्टर प्रोटीन, कैसे बायोलॉजी को कंट्रोल करते हैं, हम मास्टर्स बन जाते हैं अपनी डेस्टिनी के, ना कि जीन्स के विक्टिम, जीन्स के शिकार। इस तरह से साथियों, इस चैप्टर में ब्रूस लिप्टन साहब ने अपने चिर परिचित अंदाज में, एक जीनियस तो है ही है, इसमें कोई शक ही नहीं है, एक गेम चेंजर है इस पूरे बायोलॉजिकल साइंस के लिए और मेडिसिन के लिए। तो इस तरह से इन्होंने सिद्ध किया कि मेंबर प्रोटीन, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो इंटेलिजेंस है, वो उसका ब्रेन है जो सेल को वाइब्रेशन एनर्जी परसीव करने देता है, और केमिकल एनर्जी जो ड्रग्स वगैरह से या भोजन से जो निकलता है, इसके माध्यम से सेल में चेंजेस आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि थर्ड चैप्टर हमारा पूरा हुआ। बहुत शीघ्र ही मैं आपके अनुरोध को मानते हुए चैप्टर 4 द न्यू फिजिक्स जो चैप्टर है, कैसे क्वांटम फिजिक्स और हमारी बायोलॉजिकल साइंस और मेडिसिन का कितना गहरा संबंध है, जिसको हम अभी तक इग्नोर कर रहे हैं, हमारी मेडिकल साइंस इग्नोर कर रही है, फार्मास्यूटिकल्स इग्नोर कर रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात कही है चैप्टर 4 में, जो कि हम बहुत जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। सात्विक होलिस्टिक हेल्थ देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।